टाइगर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमृतकाल का विजन। टाइगर रिजर्व के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ 5वें दौर की खुलासा मीटिंग रिपोर्ट भी की जारी। टाइगर्स की तादाद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी की जारी। मुल्क में बाघों की तादाद 3167 हुई। वज़ीर आज़म ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर एक यादगारी सिक्का भी किया जारी। कहा, भारत ने न सिर्फ टाइगर्स को बचाया है बल्कि इसे फलने फूलने के लिए एक बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम भी दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकुडू हाथी कैंप का किया दौरा। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए 22 तहरीक बने बूमन और हेली महावत जोड़े से भी की मुलाकात। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की नई दिल्ली में मीटिंग। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगाई जाएगी मोहर। जालंधर ज़िमनी इंतखाब से पहले श्रोमणी अकाली दल को झटका। पंजाब अकाली दल के साबिक लीडर इंद्र इकबाल सिंह अटवाल बीजेपी में हुए शामिल। यूक्रेन की पहली नायब वजीर खारजा आयमिन चापारोवा आज से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। और भारत के प्रियांशु राजावत ने जीता ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को सख्त मुकाबले में दी शिकस्त। आईपीएल के आज के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का किया फैसला। दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का आगाज किया। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ, प्यूमा, जैगवार और चीता के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। वाज़ेह रहे कि PM मोदी ने जुलाई 2019 में एशिया में गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात की तिजारत को सख्ती से रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के इत्तेहाद पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए इत्तेहाद शुरू कर दिया गया है। अपने खिताब में PM ने कहा कि यह इक़दाम बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम का आगाज़ किया। तकरीब के दौरान PM मोदी ने बाघों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के बंदोबस्त के जायजे के 5वें दौर की खुलासा रिपोर्ट भी जारी की। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50 साल मुकम्मल होने पर एक यादगारी सिक्का भी जारी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में बाघों की तादाद का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म के जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में शेरों की तादाद अब बढ़कर 3167 हो गई है। अपने खिताब में PM मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए फख्र की बात है। PM ने कहा कि भारत ने न सिर्फ बाघों की हिफाजत की है बल्कि उन्हें फलने फूलने का इकोसिस्टम भी दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं,
उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां बहुत से टाइगर रिजर्व ममालिक में आबादी मुस्तहकम है या कम हो रही है, वहीं भारत में इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह भारत की रिवायत और सखावत है। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है, और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। दिस इज व्हाई it has many unique achievements in wildlife conservation. इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और तहफ्फुज़ की सरगर्मियों में शामिल सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ भी बातचीत की। पीएम मोदी ने इंसदाद शिकार मरकज का भी मुआयना किया। पीएम मोदी ने जंगली हयात को करीब से देखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकुडू हाथी कैंप का भी दौरा किया। वजीर आजम ने हाथी कैंप के महावतों से भी बातचीत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए बाइस तहरीक बने बूमन और हेली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा। बाद में पीएम मोदी ने अपने खिताब में इसका जिक्र किया। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। आइए अब कुछ और खबरों की जानिब रुख करते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के 2023 इजलास के साथ G20 इजलासों, सरमायाकार दो तरफा मीटिंगों और दीगर मुताल्लिका मीटिंगों में शिरकत करेंगी। ये मुलाकातें 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में WBG और IMF के हेडक्वार्टर में होंगी। दुनिया भर से वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर मौसम बहार के मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़जाना की वफ़द की क़यादत मरकज़ी वज़ीर ख़जाना और कॉरपोरेट उमूर करेंगी। इसमें वज़ारत ख़जाना और RBI के हुक्काम शामिल होंगे। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना के अहम प्रोग्रामों में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी और IMF कमेटी के मुकम्मल इजलास, आलमी माहिरीन इक़्तिसादियात और थिंक टैंक्स के साथ बातचीत, मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ दो तरफ़ा बातचीत, गोल मेज़ मीटिंगों में आलमी कारोबारी दुनिया के नुमाइंदों और सरमायाकारों के साथ बातचीत और भारी तारकीन वतन के साथ बातचीत शामिल है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरे G20 MFCBG इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। G20 के रुकन ममालिक 13 मदु ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के तकरीबन 350 मंदुबीन इजलास में शिरकत करेंगे और आलमी मसाइल के वसी मैदान के तनाजुर में कसीरुल जहती बातचीत में हिस्सा लेंगे।
यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके IBC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिचर्ड हेल्ड ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों के दरमियान बातचीत भारत और बरतानिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को तेज करने के तरीकों पर मरकूज रही। यूक्रेन की पहली नायब वजीर खारजा एमन ज़ापारोवा आज भारत पहुंच रही हैं। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान वो वजारत खारजा में सेक्रेटरी संजय वर्मा से बातचीत करेंगी। दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत का इम्कान है। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी मफादात के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ापारोवा वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेंगी। उनका नायब कौमी सलामती मुशीर विक्रम मिस्त्री से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज हो रही है। मीटिंग में कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की फहरिस्त पर हतमी मोहर लगाई जाएगी। मीटिंग के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती हैं। इससे कबल बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की रिहाइशगाह पर मुनक़दा मैराथन मीटिंग में उम्मीदवारों की फहरिस्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। JP नड्डा और अमित शाह, बीजेपी के कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कर्नाटक इलेक्शन इंचार्ज और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक इंचार्ज और कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, रियासती वजीर आला बसुराज बोमई, साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के रियासती सदर ने नलीन कुमार और कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप के दीगर लीडरों के साथ मैराथन मीटिंग की और हर सीट पर तफसील से तबादला ख्याल किया। कर्नाटक की तमाम 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को इंतखाबात होने हैं। श्रोमणी अकाली दल को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। श्रोमणी अकाली दल SAD के सीनियर लीडर और पंजाब के साबिक स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक MLA इंद्र इकबाल सिंह अटवाल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में अटवाल को बीजेपी की रुकनियत दिलाई। इंद्र इकबाल लुधियाना के रायकोट से अकाली दल के MLA रह चुके हैं। SAD के वाहिद कद्दावर दलित लीडर चरणजीत सिंह अटवाल लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। इंद्र इकबाल अटवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर एक तारीखी काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे खुशी है कि मुझ जैसे कारकुन को इसमें काम करने का मौका मिला है। सिख समाज ने देश की आजादी में भी योगदान दिया और आजादी के बाद भी आज तक हर रूप और स्वरूप में सिख समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा मान और सम्मान और अपनी सेवा दी। लेकिन आज जरूरत है कि हमें अपने आप को और दृढ़ता से, मजबूती से अपने देश की और अपनी स्टेट की सेवा करने का हमें मौका मोदी जी की लीडरशिप के अंदर करने का मौका मिलेगा। और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर में महाआरती में शिरकत की। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि ये बाला साहब ठाकरे का ख्वाब था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का ख्वाब था कि अयोध्या में एक अजीमुशान राम मंदिर तामीर किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर शुरू करके इस ख्वाब को सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। इन तरक्याती मंसूबों की कुल लागत 1040 करोड़ रुपए है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कल 258 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके को बगैर किसी तफरीक के पहुंचाया जा रहा है, जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं।
यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस में इख्तिदार की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। वजीर आला अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब आमने सामने टकरा रहे हैं। सचिन पायलट ने रियासती हुकूमत पर बदउनवानी का वाज़ेह इल्जाम लगाया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बदउनवानी की लड़ाई सड़क पर लड़ने का ऐलान भी किया। बदउनवानी के खिलाफ अपनी ही हुकूमत की कोशिशों को नाकाफी बताते हुए सचिन पायलट ने रियासत के अशोक गहलोत के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक रोजा अनशन का ऐलान किया। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ नेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मगरबी बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद के मुतासरीन से मिलना चाहती है, लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें मुतासरीन से मिलने से बार बार रोक रही है। इस सिलसिले में NHRC की फैक्ट फाइंडिंग टीम को निबना टूल प्लाजा के करीब रोक दिया गया। 6 रुकनी टीम के रुकन पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि पुलिस कह रही है कि CRPC की दफा 144 नाफिज की गई है, यहाँ कुछ नहीं है। वो खौफजदा हैं क्योंकि वो बेनकाब होंगे। इस बारे में ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कमेटी ने कहा कि हुकूमत क्या छुपाना चाहती है। मुतासरीन से मिलने अकेले जाना भी दफा 144 के तहत लाया जा रहा है। दरहकीकत रामनवमी के जुलूस के दौरान हुगली जिले के रिश्तरा में फिरका वाराना तशद्दुद भड़क उठा। इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी हुए थे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली के लोग जमुना को एक मुख्तलिफ शक्ल में देखेंगे। जमुना की सफाई का काम मिशन मोड में जारी है। 22 किलोमीटर के इस हिस्से को साफ किया जा रहा है और हम इसे 30 जून तक साफ कर देंगे। हम क्रेडिट के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को साफ जमुना देने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो 30 जून का हमने टारगेट रखा है उसमें हम सफल होंगे और यमुना को एक दूसरी शेप दिल्ली के वासियों को देखने को मिलेगी। किनारे जितनी गंदगी थी उसको साफ करने का भी काम चल रहा है और मिशन मोड पे काम हो रहा है। 22 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको साफ करने का प्रयास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फौज के जवानों ने इतवार की सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दिफाई तर्जुमान ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि शाहपुर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब LOC की हिफाजत पर मामूर फौजी अहलकारों ने दहशतगर्दों को भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते हुए देखा और उन पर गोली चला दी। हुक्काम के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान कुछ देर तक तसादुम हुआ। एनकाउंटर के बाद एक दरअंदाज की लाश देखी गई जबकि दूसरे दरअंदाज जंगल में फरार हो गए। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। बढ़ती महंगाई के दरमियान आम आदमी के लिए एक राहत की खबर है। मुंबई के बाद अब दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में भी CNG और PNG की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली में खुर्दा CNG और PNG गैस फरोख्त करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने हफ्ते को CNG PNG की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। दरअसल मरकजी हुकूमत की तरफ से घरेलू कुदरती गैस की कीमतों के फॉर्मूले में तब्दीली के बाद कंपनियां CNG और PNG की कीमतों में कमी कर रही हैं। दिल्ली में CNG और पाइपलाइन घरेलू
खाना पकाने वाली गैस PNG की कीमतों में हफ्ते को 6 रुपए तक की कमी की गई। तकरीबन 2 सालों में गैस की कीमतों में ये पहली कमी है। IGL ने एक ट्वीट में कहा कि कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में CNG की कीमत 79.56 रुपये फी किलोग्राम से कम होकर 73.59 रुपये फी किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह दिल्ली में पाइप्ड लाइन घरेलू गैस की कीमत 53.59 रुपये फी मयारी क्यूबिक मीटर से घटकर 48.59 रुपये फी SCM पर आ गई है। IGL के मुताबिक नई कीमतों का इत्तला हो गया है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा आदद-ओ-शुमार पर। आपको बता दें कि सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,357 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,726 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.74% हो गई है। वहीं हफ्तेवार पॉजिटिविटी की शरह फिलहाल 3.54% रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 3.39% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 32,814 है। मुल्क में वैक्सीनेशन की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 659 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मरकजी वजारत सेहत के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई रियासतों में इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात को देखते हुए पुरानी पाबंदियों को एक बार फिर नाफिज किया जा रहा है। इस दौरान रियासती हुकूमतों की जानिब से एक बार फिर सख्ती का ऐलान किया जा रहा है। इस हफ्ते मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने रियासती वज़राए सेहत और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करने के बाद रियासतों को अलर्ट रहने को कहा है। मरकजी वजारत सेहत ने 10 और 11 अप्रैल को मुल्क भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल करने का भी ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क को लाजमी करार दे दिया है। हरियाणा हुकूमत के मुताबिक अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी है। हुकूमत ने आम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी कवानीन पर अमल करें। हुकूमत ने ज़िला और पंचायती इंतज़ामिया को इसकी निगरानी करने का हुक्म दिया है। केरल हुकूमत ने हामला खवातीन, बुजुर्गों और तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए भी मास्क को लाजमी करार दिया है। रियासती महकमा सेहत को भी ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा पुडुचेरी इंतजामिया ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुडुचेरी इंतजामिया ने फौरी असर से अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। एक बयान में इंतजामिया ने कहा है कि अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, शराब की दुकानों और मेहमान नवाजी और तफरीही शोबों, सरकारी दफातर और तिजारती इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला सयाहों से गुलजार हो गया है। इस हफ्ते के आखिर में एक साथ 3 छुट्टियों की वजह से दूसरी रियासतों के लोग शिमला में जमा हो गए हैं। दारुल हुकूमत में तकरीबन तमाम होटल और पार्किंग भरे हुए हैं। तारीखी मॉल रोड, रिज मैदान और बाजारों में सयाहों की बहुत ज्यादा आमदोरफ्त है। 2 दिनों में 23,000 से ज्यादा गाड़ियां शिमला में दाखिल हो चुकी हैं। शिमला पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह 7 बजे से हफ्ते की रात 10 बजे तक 23,000 से ज्यादा गाड़ियां शिमला में दाखिल हुईं। इनमें बाहर की रियासतों के 11,000 गाड़ियां शामिल हैं। काफ़ी अरसे बाद शिमला की सड़कें सयाहों से भरी हुई नजर आईं। शिमला में मौसम गर्मा के सियाहती सीजन के आगाज से कबल सयाहों की आमद से सियाहत के ताजिर खुश हैं। रिज मैदान, मॉल रोड, जाको, नालदहरा, कुफरी, नारकोंडा समेत दीगर सियाहती मकामात पर भी सयाह जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से होटलों में बुकिंग 80 से 90% तक पहुंच गई है, जबकि पहले के 30 से 40% थी।
होटल वालों ने बताया कि छुट्टियों की वजह से इस वीकेंड पर बड़ी तादाद में सैयाह पहुंच रहे हैं और आज भी यहां बहुत ज्यादा हुजूम होने की तवक्को है। और भारत के प्रियांशु राजवत ने ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। प्रियांशु ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को सख्त मुकाबले के फाइनल में शिकस्त दी। प्रियांशु ने पहला गेम आसानी से 21-15 से जीतकर शानदार आगाज किया। ताहम दूसरे गेम में डेनमार्क के खिलाड़ी ने कमबैक किया और सख्त मुकाबले के बाद गेम 21-19 से जीतकर मैच बराबर कर दिया। तीसरे गेम में प्रियांशु ने शुरू से ही बढ़तरी हासिल की और गेम 21-16 से जीतकर ये मैच 21-15, 19-21, 21-16 से जीतकर टाइटल अपने नाम किया। प्रियांशु को ये मैच जीतने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। ये प्रियांशु के करियर का पहला सुपर 300 वर्ल्ड टूर इवेंट खिताब है। और आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के 13वें मैच में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है और दोनों टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। इसके जवाब में ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। आज के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। यह मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है। इस आईपीएल में इन दोनों टीमों का आगाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। जहां पंजाब किंग्स ने अपने पहले 2 मैचों में जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है, वहीं सनराइजर्स को अपने पहले 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम ईडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों की वजह से सनराइजर्स पंजाब किंग्स को अच्छा चैलेंज दे सकती है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।